हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं? ओके। तो आप लोग का 10th रिज़ल्ट आ गया है और आप लोग 11th में हैं। 11th के लिए मैं आज से वीडियोस बना रहा हूं आप लोग के लिए। इससे पहले भी मैं अलग क्लासेस के लिए, 12th के लिए और 10th क्लास के लिए वीडियोस बनाता रहा हूं। आज से मैं 11th क्लास के लिए स्पेशल वीडियोस बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम है अभिषेक राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल कॉन्सेप्ट्स क्लासेस दाऊद नगर। बच्चों, रिज़ल्ट 10th का आ गया है। थोड़ा सा मैं आज, चूँकि फर्स्ट क्लास है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा आपके रिज़ल्ट पे बात करूँगा, फिर मैं कैसे पढ़ाऊँगा उस पे चर्चा होगी। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन टाइम लेता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा मार्क्स आया होगा। बहुत सारे बच्चों का एक्सपेक्टेशन के अनुसार मार्क्स नहीं आया होगा। जिनका बहुत अच्छा मार्क्स आया है या अच्छा मार्क्स आया है, एक्सपेक्टेशन के अनुसार मार्क्स आया है, वेरी वेरी कंग्रेचुलेसन। जिन बच्चों में थोड़ी बहुत चूक रह गई, एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं मार्क्स आ पाया, बच्चों चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। एग्ज़ाम खराब गया है, मार्क्स एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आया है, ये कोई अल्टीमेट चीज़ नहीं है। आगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों, और बिलीव मी, ऐसे हज़ारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं इस दुनिया में जो 10th में जिनका बहुत अच्छा मार्क्स नहीं रहा है, फिर भी वो आगे जा कर के बहुत अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा नाम किए हैं, एक अलग पहचान बनाया है उन्होंने, सबको पीछे छोड़ा है और एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया है। तो बच्चों, अभी से मेहनत करना है। देखो, कहीं ना कहीं तो कमी रही है, जो एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं मार्क्स आया है। अब वो दोनों तरफ से कमी हो सकती है। इस बार की सीबीएसई का मैं बात करूँ तो मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ कॉपी चेकिंग से। तो कहीं कहीं से भी कमी हो, उस पर हम लोग को फोकस नहीं करना है, अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, इस पर ध्यान देना है। तो चलिए, आज मैं आप लोग को सबसे पहला चैप्टर वेक्टर पढ़ाऊंगा। एक नए एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरा कंसंट्रेशन के साथ आप लोग ध्यान देंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। और बच्चों, मैं कैसे पढ़ाऊंगा उसकी मैं बात करता हूँ। ये जो चैप्टर होंगे, या फिर मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ 11th का वेक्टर, ये 11th क्लास के लिए होगा। 11th चूंकि बोर्ड तो होता नहीं है, बट फिर भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th का जो फिजिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिना 11th का फिजिक्स पढ़े हुए आप 12th का फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते हैं। बहुत समस्या आएगी, आप समझ ही नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा एप्लीकेशन है 11th के फिजिक्स का। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि मैं जो फिजिक्स पढ़ाऊंगा, इसका जो कंटेंट होगा, जो सिलेबस होगा, वो आपके 11th से रिलेटेड, जीरो लेवल से स्टार्ट करके जेई के लिए और नीट लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। एक और खास मैं बता दूं कि जो बच्चे आगे जाकर के नीट नहीं करना चाहते हैं या जेई आईआईटी नहीं करना चाहते हैं, उनको भी घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं बच्चों कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस का डिफरेंस है, ऐसा नहीं है। आपका जो बोर्ड लेवल है, आपका जो बोर्ड का सिलेबस है, वही सिलेबस है, सिर्फ एप्लीकेशन उसका है, माइंड का एप्लीकेशन है, सोचने की क्षमता है, सोचने का तरीका उसमें है। तो मैं उस लेवल तक आपको ले जाऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। वेक्टर क्या पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग? वेक्टर। और इसमें अगर एस लगा दोगे तो, मिनट में माइक जरा, इसमें जब आप एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर्स, प्लरल हो जाएगा वेक्टर्स। बच्चों, वेक्टर्स क्या होता है? अब चूंकि नए नए टॉपिक्स मिलेंगे, नया नया नाम सुनने के लिए मिलेगा, तो इससे घबराना नहीं है, अच्छे से समझना है, अच्छे से सीखना है। और जहां कहीं भी दिक्कत आती है, आप लोग बिना संकोच के आप लोग जरूर कमेंट करना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा बताना है यार, एकदम खुल के पढ़ना है, ठीक है? तो वेक्टर्स पढ़ने से पहले बच्चों, आप लोग को शायद पता होगा या नहीं भी पता है, तो मैं बता रहा हूं आप लोग को, फिजिकल क्वांटिटीज। वेक्टर्स के पहले कौन है? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे सपोज कर लो कि जो लोग मुझे नहीं पहचान रहे हैं, ठीक है, जो गांव में या फिर अगल बगल में जो बड़े लोग हैं, तो वो मुझे, मेरा नाम अभिषेक है और अभिषेक को नहीं पहचान रहे हैं, तो फिर क्या, अगर कोई उनसे पूछता है कि अभिषेक को पहचानते हैं, तो नहीं पहचानते हैं। तो अगर वो मेरे नाम से नहीं पहचान रहे, तो फिर क्या होता है? फिर क्या पूछते हैं कि अच्छा पापा का नाम बताइए उनके, ठीक है, हो सकता है पापा के नाम से जाने, फादर के नाम से जाने। तो इसी तरह से बच्चों, वेक्टर को आप नहीं पहचान रहे, लेकिन वेक्टर के कहाँ से ये वेक्टर आया है, वेक्टर के पापा का नाम आपको पता होगा, जरूर होगा, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज।
फिजिकल, फिजिक्स से ही क्या है, फिजिकल है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, वैसे क्वांटिटीज जिनसे फिजिक्स के जो लॉज हैं वह डिस्क्राइब होते हैं। फिजिक्स के लॉज जिस क्वांटिटीज से या जिन क्वांटिटीज से डिस्क्राइब होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो आइए हम लोग लिखते हैं, समझते हैं। आप लोग नोट्स भी बनाते चलेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो कोई कॉपी कलम से मतलब नहीं है। कॉपी नोट्स रखेंगे, पेन रखेंगे और वीडियोस देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। और जब मैं बोलूंगा कि अब आप नोट कर लो तो आप नोट भी करते चलेंगे। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं नोट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? Those quantities by which laws of physics are described, जिनके द्वारा, जिन क्वांटिटीज के द्वारा फिजिक्स का लॉज डिस्क्राइब होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जांपल की बात आती है, शायद ये समझ में नहीं है, बट एग्जांपल जब मैं लूंगा तो और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन से हैं? मास हो गया, वेट हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, ये सारे एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया बच्चों, टॉर्क हो गया। ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी की सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो फिजिक्स में जिनके द्वारा फिजिक्स का लॉ जो है वो बच्चों क्या होता है, डिस्क्राइब्ड होता है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखवा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि सेम एग्जांपल बच्चों लिखवाया जाएगा आपको स्केलर और वेक्टर जब इसके टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे तब। बट अभी जो मैंने एग्जांपल बताया, क्या बताया, क्या क्या बताया, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, है ना, वेट हो गया आपका, टॉर्क हो गया, ये सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज में आते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो बच्चों जब देखा गया, इन सारे क्वांटिटीज पे देखा गया तो देखा गया कि अच्छा इसमें तो दो तरह का है, दो कैटेगरी है इसमें, है ना। कुछ जो है वो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही वेल डिफाइंड है। क्या बच्चों? जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही वेल डिफाइंड है, उसको, उसमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे देखो, थोड़ा सा समझना है, बेटर समझ में आएगा। जो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट मैग्नीट्यूड से ही वेल डिफाइंड है। जैसे बच्चों मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं कि 5 kg चीनी लाइए, 5 kg, या मार्केट जाओ 5 किलो चीनी लाओ। ठीक है, अब अगर उसको दुकान देखा हुआ है, शॉप देखा हुआ है तो 5 kg उसको चीनी चाहिए, तो जा करके 5 kg चीनी लाएगा। 5 kg, ठीक है, 5 kg, या क्या है, अपने आप में कंप्लीट है। इसमें किसी तरह का डायरेक्शन का तो जरूरत नहीं है कि 5 kg ऊपर से लाओ या 5 kg नीचे से लाओ, ऐसा कुछ है नहीं है। 5 kg चीनी चाहिए। तो ये 5 kg क्या है बच्चों? मास है। केजी किसका यूनिट है? मास का यूनिट है। और 5 क्या हो गया? उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही क्या हो, डिफाइंड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटीज। वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही डिफाइंड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल स्केलर क्वांटिटीज, जिसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है ना, डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है उसमें। सपोज कर लीजिए कि हम किसी को बोले कि तुम 10 मीटर दौड़ो, तुम 10 मीटर दौड़ो। अब 10 मीटर वो किधर भी दौड़ सकता है, तो डिस्टेंस क्या हुआ? 10 मीटर डिस्टेंस। यह क्या है बच्चों? यह क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। 10 मीटर दौड़ो, 10 मीटर चलो, है ना, 10 किलोमीटर चलो, 50 किलोमीटर चलो, तो वो किधर भी चल सकता है। हमने डायरेक्शन तो बताया नहीं और डायरेक्शन रिक्वायर्ड भी नहीं, चलने के लिए सिर्फ बोल रहा है चल सकता है भाई। तो डिस्टेंस भी क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटीज हो गई। आ रही बात समझ में? समझना एकदम, पहले समझना एकदम अच्छे से समझो। अब बच्चों वेक्टर समझाने के लिए
कैसे समझ में आएगा वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही कंप्लीट नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही कंप्लीट नहीं है, उसमें डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड हो। क्या हो? डायरेक्शन भी चाहिए होता हो, उसमें डायरेक्शन भी चाहिए होता हो, है ना। आइए समझते हैं, एक छोटा सा कहानी मैं आप लोग को बता रहा हूं। एक बार की बात है, आ, दो दोस्त थे, बड़ा अच्छा दोस्त थे, दोनों गजब की दोस्ती थी एकदम। दोनों दोस्त कोटा में रहते थे, मैं कोटा की कहानी बता रहा हूं। दोनों कोटा में थे उस टाइम, और एक दिन दोनों का मन हुआ कि चलते हैं घूमने चंबल गार्डन। कोटा में एक चंबल गार्डन है, जो लोग हैं वहाँ पे जान रहे उनको पता होगा, नहीं भी जाने तो सब एज्यूम करते हैं। तो कोटा में एक बच्चों चंबल गार्डन, बहुत ही फेमस गार्डन है चंबल गार्डन। तो चंबल जाने की दोनों में ये बना के चलते हैं, चंबल घूमने चलते हैं। दोनों गए, चलते चलते गए, वहाँ पे टिकट कटवाए, 5-5 रुपये का, 2 ठो 10 रुपये का टिकट कटवाए, गेट में एंट्री कर लिया। तो देखिए ये है, ये मेन गेट था चंबल का, और यहाँ से रास्ता था ऐसे, दोनों तरफ फूल पौधे लगे हुए हैं, इधर इधर फूल पौधा लगा हुआ। दोनों बात करते हुए आ रहे थे, अच्छा यार, हाँ यार क्या बात है, बहुत बढ़िया है, तुम्हारा कैसा है, ऐसे ही बात करते आ रहे थे। यहाँ से चलते चलते दोनों यहाँ पे आए, दोनों में थोड़ा बहस तेज हो गया, किसी बात को लेकर के दोनों में बहस हो गया, दोनों में आगे यहाँ तक आते आते दोनों में झगड़ा का रूप ले लिया। ठीक है, बस यहीं से क्या हो गया, दोनों में रूसाफुली हो गया, और एक इस रास्ते पे आ गया और दूसरा इस रास्ते पे चला गया। ठीक है, ये आगे भी जा रहा था और आगे भी जा रहा था, रास्ता रुक। ठीक है, दूसरा इधर चला गया, इधर कहीं जा करके इधर बैठा हुआ है, ये इधर इधर ऐसे कहीं पे जा करके, ये रास्ता इधर भी निकल रहा है, ये इधर भी निकल रहा है। ये भी अपना आया गुस्सा में वहां से, और ये यहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ा सा इसको पेड़ मिला, इधर बाउंड्री था और ये बड़ा सा पेड़ मिला, बड़ा सा पेड़ के नीचे क्या हुआ, ये दूसरा जो था ये दोस्त बैठ गया, और एक जो था वो यहाँ पर आ गया, इधर चल के और यहाँ पे आ गया। ये यहाँ पे बैठा हुआ था। ठीक है बच्चों, थोड़ी देर के बाद दोनों, वो अपना उधर है, ये अपना इधर है, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, दोनों चलते 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 ये यहाँ पर था, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, इसको लगा भूख। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक कैंटीन था, यहाँ पर कैंटीन था, यह कैंटीन के पास आया, कैंटीन के पास आ करके और यहाँ पर देखा, कैंटीन के पास आ करके जब ये खाना खा रहा था, यहाँ पे चेयर वेयर लगा हुआ है भाई बैठने उठने का, बोले बड़ा अजीब चेयर बना दिया। ठीक है, मान लेते हैं। तो चलिए, थोड़ा लाइट कट गया था, इन्वर्टर कनेक्शन ये सभी समस्या है। चलिए, तो ये कैंटीन के पास आया, यहाँ पे खाना उना खाने लगा, थोड़ा बहुत खाया, पाव भाजी खाया, जो मन किया वो खाया। अब आप लोग भी पाव भाजी नहीं खाने लगिएगा। जब ये बिल जा कर के जमा करने लगा, खाना का जो बिल हुआ इसका, ये देने लगा, तो पैकेट जब ये देख रहा है पीछे, तो देख रहा है कि वॉलेट तो है, ये नहीं है, पैसा ही नहीं है। जो इसका पर्स था, वॉलेट जो था, वो क्या हुआ था, गिर गया कहीं पे। तो बगल में देखा, जब ये देख रहा है कि पैसा तो देने के लिए है, ये नहीं है, तो बगल में देखा कि इसका जो दोस्त था वो खड़ा है, दोस्त सुन लिया। तो कितना भी लड़ाई हुआ है भाई, दोस्त तो दोस्त ही है ना, छोटा मोटा नोक झोंक लड़ाई झगड़ा तो होते रहता है, किसमें नहीं होता है, दोस्ती में होता ही है। तो देखा तो बोला कि कोई बात नहीं है, हमारे पास है पैसा, हम तुमको दे देते, हम कैंटीन वाले को दे देते। फिर पूछा कि अच्छा ये तो समाधान नहीं हुआ, फिर हमको वॉलेट ढूंढना पड़ेगा भाई। तो बोला कि कहाँ पर था तुम बैठा हुआ था, कहाँ पे वैलेट गिरा? तो बोला कि हम अच्छा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वही पेड़ के नीचे क्या होगा, हमारा वैलेट गिरा होगा। ठीक है, तो सोचने लगा कि अब अगर देखिए, अब इसको बताना हो, कि इसको अगर बताना हो, जो जिसका वैलेट गिरा है उसको तो पता है कि कौन सा पेड़ है, कैसे कैसे जाना है, लेकिन अगर इसको बताना हो बच्चों, तो इसको सिर्फ ये नहीं बताना होगा कि यहाँ से 10 मीटर आगे पेड़ है, इसको साथ ही साथ डायरेक्शन बताना होगा कि कैसे कैसे वहाँ पर गए थे।
है ना। पहले राइट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया, ऐसे ऐसे बताना होगा। तो सिर्फ 10 मीटर अगर बता देगा तो क्या है, पेड़ पे पहुंच जाएगा, पेड़ के पास पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। तो पेड़ का अगर पोजीशन बताना है, उसका लोकेशन बताना है बच्चों, तो उसको डायरेक्शन बताना होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेड़ का पोजीशन वेक्टर कहेंगे। क्या बोलेंगे? पेड़ का पोजीशन, पेड़ का लोकेशन। तो इसी तरह से बच्चों कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, जिनको बताने के लिए, जो सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड बता दें, सिर्फ 5 मीटर बता दें, 10 मीटर बता दें, तो वह कंप्लीट नहीं है। उसको बताने के लिए उसमें साथ ही साथ डायरेक्शन भी बताना होता है। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। क्लियर बात है? तो फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरह के? दो तरह के, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या है? वैसे क्वांटिटीज जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही वेल डिफाइंड है, उसमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, वैसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। और वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी होना जरूरी है, बिना डायरेक्शन का वह कंप्लीट नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, वैसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे। क्लियर बात है बच्चों? नोट करें। ओके। फिजिकल क्वांटिटीज की हम लोग बात करें तो दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज क्या हो बच्चों? दोज फिजिकल quantities which are well defined by its magnitude only, है ना। एग्जाम्पल में हो गया डिस्टेंस, टाइम, वर्क, स्पीड, etc। और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं बच्चों, बट मैं बहुत सारा नहीं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आप लोग को जानकारी ही नहीं है। बहुत, जैसे मैं बोल दूँ टॉर्क के बारे में आपको बोल दूँ, आपको फ्लक्स के बारे में मैं बोल दूँ, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैं बोल दूँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो जिसके बारे में आपको अभी जानकारी ही नहीं है। तो मैं आगे बताऊँगा जैसे जैसे होगा। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होगा? Those physical quantities which have both magnitude as well as direction। क्लियर बात है? एग्जाम्पल में लिख लेंगे, मैं एग्जाम्पल ऊपर में लिखवा देता हूं इसका, वेक्टर का। फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, etc। क्लियर बात है बच्चों? नोट कीजिए इसको। क्लियर बात है बच्चों? आ रहा है समझ में? पक्की बात है? चले आगे। एक नोट पॉइंट में यह लिखना है, वेक्टर क्वांटिटीज मस्ट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं बच्चों, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, यह जरूर होना चाहिए, यह मस्ट है, अति आवश्यक है, एसेंशियल है कि उन फिजिकल क्वांटिटीज को
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। अब ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, इसको तो मैं आगे बताऊंगा डिटेल्स में, बट मैं थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे ब्रीफ नॉलेज दे देता हूं। जैसे सपोज कर लो बच्चों 5 केजी चीनी, ठीक है, 3 केजी और चीनी, तो 5 केजी प्लस 3 केजी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमेशा ही 8 केजी होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्केलर क्वांटिटीज हैं उनको सिंपल हम लोग जो एडिशन मेथड होता है उससे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर बात है बच्चों, आ रहा है समझ में? सिंपल जो अलजेब्राइक मेथड है उससे हम लोग ऐड करते हैं। लेकिन सपोज कर लो बच्चों कि यह एक बॉडी है, इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा और 3 न्यूटन का फोर्स लगा, तो बताओ नेट फोर्स कितना होगा? तो अब इस क्वेश्चन का आंसर दे पाना बच्चों तब तक मुश्किल है या तब तक इम्पॉसिबल है जब तक यह डिसाइड नहीं हो कि फोर्स किधर किधर लगा है। एज फॉर एग्जांपल देखिए कि अगर मैं 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दूं और 3 न्यूटन वाला भी फोर्स मैं इधर ही लगा दूं, तो टोटल जो फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स जो हो जाएगा या टोटल फोर्स, वो क्या हो जाएगा बच्चों? 8 न्यूटन हो जाएगा, 8 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन अगर वही मैं इस पर 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दूं और 3 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दूं, तो अब जो नेट फोर्स होगा या टोटल फोर्स होगा यह क्या हो जाएगा? 2 न्यूटन किधर? राइट वर्ड हो जाएगा, है ना। 5 इधर लगा है, 3 इधर लगा है, तो नेट फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? 2 न्यूटन राइट वर्ड हो जाएगा। और भी आंसर डिफर करेगा, अगर ये इधर लगा है इधर लगा, डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन किधर है। तो बच्चों फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए हमको स्पेशल लॉ सीखना पड़ता है। ये जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं ये स्पेशल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सॉल्व होते हैं, एडिशन इनका होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। आगे मैं बताऊंगा कि कितने तरह के वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होते हैं और कैसे कैसे हम लोग ऐड करते हैं, ये आगे की चीज। तो क्लियर बात है? मतलब क्या हुआ कि जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना ही चाहिए। अगर वो नहीं लोग फॉलो करेंगे तो वह वेक्टर क्वांटिटीज के कैटेगरी में नहीं आएंगे। क्लियर बात? और यही रीजन है बच्चों कि करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी वह एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, उसको स्केलर क्वांटिटी के अंडर में ही हम लोग रखते हैं। अब कई बार उसको एक तीसरे तरह का फिजिकल क्वांटिटी डिराइव कर बताते हैं कि टेंसर क्वांटिटी है, बट बेसिकली हम लोग दो ही तरह के क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं, स्केलर और वेक्टर। तो करंट इलेक्ट्रिक करंट जो है वह वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली वह क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहां पे देखेंगे ये 5 एम्पियर करंट है बच्चों, ये 3 एम्पियर करंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ये करंट निकलेगा वो कितना होगा? सॉरी 8 एम्पियर ही होगा। अब चाहे ये करंट ऐसे आए, 5 एम्पियर आए, दूसरा ऐसे आए 3 एम्पियर आए, तो ये ऐसा निकलेगा तो क्या होगा? ये 8 एम्पियर ही होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है एडिशन में। सिंपली 5 + 3 = 8, 5 + 3 = 8, ये किधर से भी आए क्या होगा? सिंपली एडिशन होगा। इसका अलजेब्राइक मेथड से क्या होगा? इसका एडिशन होगा। तो इसमें डायरेक्ट वेक्टर लॉ ऑफ जो एडिशन है उसको ये फॉलो ही नहीं करता है, और दैट इज वाई इलेक्ट्रिक करंट क्या है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो आप नोट पॉइंट में लिखेंगे उसको। सेकेंड नोट पॉइंट जो होगा वो ये होगा कि सिंस इलेक्ट्रिक करंट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन but it do not follow a law of vector addition, hence it is not a वेक्टर क्वांटिटी। और इसलिए बच्चों यह क्या है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं।
इसको नोट करें और फिर मैं अभी बता रहा हूं आप लोग को रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर का क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन आफ्टर मैं बताऊंगा आप लोग को टाइप्स ऑफ वेक्टर। नोट कीजिए। चले बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो यहां पर भी वेक्टर्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है सबसे पहला ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड में बच्चों हम लोग किसी भी वेक्टर को डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से। अब ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है? मतलब ये हुआ कि एक लाइन जिसमें एक एरो लगा हुआ हो, एक लाइन सेगमेंट जिसमें एक एरो लगा हुआ हो। एरो किस लिए? जो डायरेक्शन शो करता हो। देखिए ज्योमेट्रिकली a vector is represented by a directed line segment। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एज फॉर एग्जांपल देखिए यहां पे, जैसे मान लीजिए कि ओपी जो है वह एक लाइन सेगमेंट है और ये डायरेक्शन, ये एरो जो है क्या है? एरो डायरेक्शन है। बोलो एरो को तो एकदम आप बना दिए इसको बल्टी टाइप, नहीं। तो ये क्या हुआ? ओपी क्या है बच्चों? ओपी जो है, ओपी वेक्टर है और ये इसका जो लेंथ है, लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है, यह मैग्नीट्यूड को शो करता है। जितना ही लेंथ ज्यादा उतना ही मैग्नीट्यूड बड़ा। और एरो जो है वह क्या शो करता है बच्चों? डायरेक्शन शो करता है। इसको मान लीजिए ए वेक्टर हम बोल सकते हैं। तो ओपी वेक्टर जो है, ओपी वेक्टर इज इक्वल्स टू हम लोग ए वेक्टर इसको बोलेंगे। मतलब एक क्या होगा? लेटर रहेगा, अल्फाबेटिकल लेटर रहेगा और उसके ऊपर क्या लगा हुआ रहेगा बच्चों? एरो लगा हुआ रहेगा। या क्या रिप्रेजेंट करता है कि यह एक वेक्टर है। क्या है? वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर बात है? ओके। मतलब ओपी वेक्टर को हम लोग क्या लिखा? हमने ए वेक्टर भी नाम यहाँ पे दे दिया। आ रही बात समझ में? ये एक नाम है, हमने अपने से ज्यूम किया। ऐसा नहीं कि यही हमेशा लिखेंगे, हमेशा ये वेक्टर ही लिखेंगे, हमेशा ओपी लिखेंगे, ऐसा नहीं। हम अपने से नाम, किसी का मन किया यहाँ पे एक्स वाई नाम रख दिया। अरे बात समझ में? किसी का एल एम नाम रख दिया, इसको ए ना बोल करके बी बोल दिया, सी बोल दिया, डी बोल दिया। वो आर्बिट्ररी है, ऐसे ही। तो ओपी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हुआ? ए वेक्टर हुआ। ओके। length of the line segment represents magnitude of the vector। जितना ज्यादा, जैसे फोर्स की अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए कि फोर्स इधर लगाए हैं, तो अगर 4 न्यूटन का फोर्स है तो इतना लंबा लाइन है। 10 न्यूटन का फोर्स होगा तो क्या होगा? और लंबा होगा। जितना लेंथ जो है लाइन सेगमेंट का, वह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 न्यूटन का होगा तो और छोटा करेगा। ठीक है, तो बोलो कि लंबाइया बता दीजिए कितना कितना करना है। ऐसा नहीं है भाई, रिप्रेजेंटेशन है। वैसा नहीं कि 2 न्यूटन का लगेगा तो 2 सेंटीमीटर लेना है, ऐसा नाप के नहीं लेना है। एक बस रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको। 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, बल्ब के ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या नाप के करते हैं कि योला इतना, योला इतना? ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, इसका सिंबल है, बस घबराना नहीं है भाई। और इसका जो एरो है, एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। और जो एरो है बच्चों, वह क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा कि वेक्टर का एरो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वेक्टर का डायरेक्शन है। ऐसा नहीं कि इधर जा रहा है तो आप इधर कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? पक्की बात? हाँ, ओके। अब बच्चों बात होती है, ये ए के ऊपर अगर एरो लगा हुआ है तो यह क्या है? इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? रीड एज
वेक्टर ए। हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको? वेक्टर ए पढ़ेंगे। इसके ऊपर से अगर हमने वेक्टर साइन हटा दिया तो क्या बन जाएगा? स्केलर बन जाएगा। स्केलर को रिप्रेजेंट करने का यह तरीका है, जैसे एक स्केलर का मतलब क्या है, उसमें सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। मॉड साइन के अंदर इसको क्या पढ़ते हैं? मॉडुलस। मॉड साइन के अंदर अगर हम किसी वेक्टर को रख दिया हमने, तो यह क्या बन जाएगा बच्चों? स्केलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्केलर बन जाएगा। किसी भी वेक्टर को मॉडुलस साइन के अंदर हम लोग रख देते हैं, उसको क्या हम लोग पढ़ते हैं? मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो वह क्या बन जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा, मतलब वह क्या हो जाएगा? वह स्केलर हो जाएगा। क्लियर बात है बच्चों? आया है समझ में? तो यह था ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर। वेक्टर को ज्योमेट्रिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां तक नोट कीजिए। फिर मैं एक और एनालिटिकल मेथड होता है वो मैं बता रहा हूं, नोट कीजिए। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। हम लोग देखते हैं, पहले का आया समझ में जो हमने बताया वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्लियर बात है? ज्योमेट्रिकल मेथड में जैसे मान लीजिए कि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को आप लोग पढ़ेंगे 9th क्लास में कि v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो ये सिंपल वेलोसिटी हुआ, लेकिन वेलोसिटी v के ऊपर अगर हमने साइन लगा दिया, वेक्टर साइन लगा दिया, तो ये क्या हो गया बच्चों? वेलोसिटी वेक्टर बन गया। तो इसमें सिर्फ आ जाएगा कि पार्टिकल का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इसमें क्या आना चाहिए कि 5 मीटर पर सेकेंड तो है, लेकिन किधर है? आ रहा है समझ में? किधर है? तो ये बताना होगा, अब इसमें डायरेक्शन बताना होगा किधर है। क्लियर बात है? यही अंतर है दोनों। लेकिन अगर वही लिख देंगे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो यह क्या है बच्चों? ये 5 मीटर पर सेकेंड है। इसको मान लीजिए डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ है, तो यहां पे नॉर्थ लिखना जरूरी है। क्लियर बात? आइए, सेकेंड है हमारा एनालिटिकल। ये आप लोग को अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा, मैं डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूं, आगे थोड़ा समझ में आएगा। ये जब मैं यूनिट वेक्टर बताऊंगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर में यूनिट वेक्टर है वो बताऊंगा, तो ये समझ में आएगा जैसे। बट फिलहाल देखना है, इन दिस मेथड a vector is represented in terms of यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर्स क्या होता है? जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है? ये मैं बताऊंगा आगे, तो यहां पे लिख लो विच। ये प्रोमिस कर रहा हूं मैं, छोड़ूंगा नहीं, है ना? छोड़ के नहीं भागेंगे, बता के जाएंगे। मतलब आज नहीं, आज तो नहीं पहुंच पाओगे वहां तक। विच आई शैल नहीं, विल लगा देते हैं। विच आई विल टीच यू लेटर। जब वहां पहुंचेंगे तो मैं बताऊंगा। तो क्लियर बात है बच्चों, दो तरह से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है, ज्योमेट्रिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड। ये हमने बताया आप लोग को। यहां तक की बात समझ में आई है? पक्की बात है? कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द, समस्या?